ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज का लेक्चर रहेगा आपका क्लास 12 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। चैप्टर अपना 50 रनिंग में था, जिसका नाम था नाभिकीय भौतिकी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा नाभिकीय ऊर्जा। आज का टॉपिक रहेगा बेटा नाभिकीय ऊर्जा। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं कोई अभिक्रिया लिखूं, अगर हमारे पास ये कोई नाभिक है, ऐसे लिख देता हूं X, इसको बोलते हैं मूल नाभिक। क्या बोलते हैं बेटा? मूल नाभिक। इसको बोल सकते हैं पित्त नाभिक। और अगर इस पर एक कण आपतित होता है A, तब ये एक अस्थायी कण में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है बेटा, तब ये एक अस्थायी कण को मैं क्या कह सकता हूं? सपोज आप मान लो इसको Z, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं अस्थायी नाभिक। अस्थायी नाभिक। इसके बाद यह दो भागों में टूट जाता है। इसको मैंने मान लिया Y+B, यानी इसको मैं बोल सकता हूं क्या? इसको बोल सकता हूं मैं उत्तरी नाभिक। उत्तरी नाभिक। और ये हो गया बेटा क्या? इसको कहते हैं उत्सर्जित कण। उत्सर्जित कण और प्लस निकलेगी ऊर्जा, राइट? तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है, ये क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अभिकारक। और ये कहलाते हैं उत्पाद। क्या कहलाते हैं? उत्पाद। तो देखिए, यदि किसी अभिक्रिया में उत्पाद नाभिकों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है तो इसे कहते हैं द्रव्यमान में क्षति। समझना, अभिक्रिया में, नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पाद नाभिकों का द्रव्यमान अभिकारकों से कम होता है और द्रव्यमान में हुई यह क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से ऊर्जा में परिवर्तित की जा सकती है, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। यानी जो Q का मान होगा, इसका मान होगा M। अब उत्पाद कौन से है? सपोज यहाँ पर कौन सा है? कैसे क्षति कैसे निकालेंगे बेटा? प्रारंभिक द्रव्यमान में से उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान को घटा दीजिए तो द्रव्यमान में क्षति आ जाएगी। तो ये कौन सा है? अभिकारक X+Ma। ये कौन हो गए? अभिकारक। इसमें से किसको घटा दो? -My और -Mb, और इसमें किसका गुणा कर दो? C² का। ये कहलाती है नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहलाती है बेटा? नाभिकीय ऊर्जा। और अगर Q का मान धनात्मक है, Q का मान धनात्मक है, तो इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और अगर Q का मान ऋणात्मक है, Q का मान ऋणात्मक है, तो इस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। अगर धनात्मक है, इसका मतलब द्रव्यमान में क्षति हुई है, बाद का द्रव्यमान कम है, वो किस में बदल जाएगा? ऊर्जा में। तो ये ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। और यदि ऋणात्मक है, इसका मतलब बाद वाला द्रव्यमान यदि ज्यादा है, इसका मतलब ये ऊष्मा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, तब इसके बराबर होगा। एक कोई है एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं आप, जैसे बोरोन 511 + 1H1। ये तो हो गया अपना मूल नाभिक, ये हो गया आपतित
ये कौन हो गया बेटा? आपतित कण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित कण। और ये किससे बदल जाता है? अस्थायी नाभिक। 5 1 6 6 और क्या हो जाता है? C12 6C12 में। और उसके बाद ये 2 कणों में विखंडित हो जाता है C611 प्लस 0N1 और प्लस यहाँ निकलती है ऊष्मा। है बेटा? तो देखिए ये हो गया क्या? पित्त नाभिक। ये हो गया आपतित कण। ये क्या हो गया? अस्थायी नाभिक। और ये क्या हो गया? उत्तरी नाभिक। और ये क्या हो गया? उत्सर्जित कण प्लस ये क्या हो गई? ऊष्मा। तो ये किसका उदाहरण हो गया? नाभिकीय अभिक्रिया का। राइट बेटा? अब हम बात करते हैं किसकी? नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन। यानी आपको नाभिकीय ऊर्जा 2 प्रकार से प्राप्त होती है, एक नाभिकीय विखंडन से और एक आपको नाभिकीय संलयन से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? विखंडन का मतलब है टूटना। तो जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक समान द्रव्यमानों में टूट जाता है, जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक जब कोई भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक समान द्रव्यमानों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। कैसे? इस अभिक्रिया के आधार पर देखिए यहां पर 92 यूरेनियम 235, ये कौन हो गया? मूल नाभिक यानी पित्त नाभिक, प्लस इस पर एक कण आपतित कराते हैं 0N1। राइट? इसके बाद ये बन जाता है एक अस्थायी नाभिक। तो ये बन जाएगा 92 यूरेनियम और ये क्या बन जाएगा? 236। क्या बन जाएगा? 236। राइट बेटा? इसके बाद यह इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? मूल नाभिक। ये क्या है बेटा? मूल नाभिक। और ये क्या है? आपतित न्यूट्रॉन या आपतित कण। और ये क्या बन गया? अस्थायी नाभिक। ये बन गया अस्थायी नाभिक। अब ये टूटेगा यानी विखंडन होगा। तो ये टूटता है बेरियम प्लस क्रिप्टोन। बेरियम का परमाणु क्रमांक 56, द्रव्यमान संख्या 144 और क्रिप्टोन की होती है 36 और इसकी द्रव्यमान संख्या 90 प्लस इसमें से 2 न्यूट्रॉन और निकलते हैं 0N1। कितने न्यूट्रॉन बेटा? 2। तो देखिए यहां से 36 और 56 कितने हो गए? 92, 140, 90 और 1 तो एक ये है 2 न्यूट्रॉन है तो ये द्रव्यमान संख्या 2 और 4 6, फिर 9 4 13 3 और 1 और 1 2 यानी 144 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो रहा है? 236 और 56 प्लस 36 कितना हो रहा है? 92। और प्लस क्या निकलती है बेटा? ये निकलती है ऊर्जा। तो इस प्रकार ये यूरेनियम का विखंडन है। मैंने एक बात और बोली कि ये यूरेनियम का विखंडन सिर्फ ऐसे ही होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये विखंडन ऐसे भी हो सकता है। कैसे बेटा? ये ऐसे भी हो सकता है कि बेरियम 56 144 प्लस क्रिप्टोन 36 और या 89 और प्लस या 3 न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं। कितने बेटा? 3 न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं। और ये ऐसे भी हो सकता है। कैसे? ये हो सकता है जैसे जिनोन और प्लस स्ट्रोशियम। तो जिनोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54, द्रव्यमान संख्या 140, क्रिप्टोन का कितना होता है बेटा? 38, द्रव्यमान संख्या 94 प्लस के 2 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन बेटा?
2 न्यूट्रॉन और प्लस के उष्ण। तो यूरेनियम का विखंडन जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से हो, इनमें किसी प्रकार का हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार मैंने आपको क्या बताया कि ये किसी भारी नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। इस विखंडन में न्यूट्रॉन जो होते हैं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि विखंडन की प्रक्रिया में औसत न्यूट्रॉन की संख्या, औसत निकाला जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2.5, ढाई मान के चला जाता है, ठीक है। होता नहीं है ढाई, लेकिन हमने कहा औसत पूछेगा एग्जाम में कि नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में औसत न्यूट्रॉन की संख्या तो कितनी होती है, 2.5, यानी 2.5 न्यूट्रॉन औसत होते हैं। किसी में 2 निकलते हैं तो किसी में 3 निकलते हैं, 4 भी निकल सकते हैं, लेकिन औसत कितना आएगा, 2.5। दूसरी बात, इन अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जाएं अलग अलग हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन औसत ऊर्जा नाभिक के एक परमाणु के विखंडन से, यानी यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से, फिर सुन लें, यूरेनियम के एक परमाणु, केवल एक परमाणु का विखंडन हुआ है, बाद में यूरेनियम 235 का। ऐसे किसी यूरेनियम के एक अणु में यानी कितने परमाणु होते हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ जैसे 1 किलोग्राम में 1 ग्राम में, वो कैसे निकालते हैं, अवोगाद्रो संख्या से, कि 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, वो ऐसे आप निकालते हैं, ठीक है ना। तो बाद की बात है। अब देखिएगा, तो औसत ऊर्जा विखंडन प्राप्त औसत ऊर्जा का मान, हाँ तो औसत ऊर्जा लगभग कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट औसत ऊर्जा। कारण क्या है कि भारी नाभिक, और बेटा भारी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान होता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। बेटा ये प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि भारी नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा मतलब ये है, प्रति का मतलब प्रत्येक के लिए, न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रत्येक न्यूक्लियॉन के लिए कम से कम बंधन ऊर्जा का मान कितना होता है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और हल्के नाभिकों के लिए जैसे कि A बराबर 120, यानी जिनकी द्रव्यमान संख्या लगभग 120 के समथिंग होती है, उनके लिए इसका मान होता है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हल्के नाभिकों के लिए बेटा बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा, इसका मतलब ये ज्यादा स्थायी है, ये ज्यादा बल से बंधे हुए हैं। यानी हल्के नाभिकों को अलग करने के लिए आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबकि भारी नाभिकों को मात्र इतनी ऊर्जा। इसका मतलब हल्के नाभिक इस वाले नाभिकों की अपेक्षा ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि हल्के नाभिकों की बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए इनका स्थायित्व तो बढ़ जाता है। तो जैसे हमने अभी बात की किसके लिए बेटा, यूरेनियम, हमने पास किया था यूरेनियम 236 था, यूरेनियम 236, ये वाला यूरेनियम 236, इसके लिए ए का मान क्या था, 236, तो ये क्या हो जाएगा, भारी नाभिक। क्या हो जाएगा, तो भारी नाभिकों के लिए, यानी जिनके लिए समथिंग, ऐसे मान लो वे नाभिक जिनके लिए ए बराबर लगभग 240 के समथिंग होता है, आगे पीछे भी हो सकते हैं, मैंने क्या बोला, औसतन जिनके लिए ए बराबर 240 होता है, उनके लिए बंधन ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, देखो प्रति न्यूक्लियॉन ऊर्जा कितनी है, 7.6, एक न्यूक्लियॉन के लिए 7.6, इसमें न्यूक्लियॉन कितने हैं, 240, तो भारी नाभिक के लिए 240 गुना 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन। और ये दो भागों में टूट जाता है, दो भाग कौन से हैं, A1 बराबर A2 बराबर 120, मतलब 120 द्रव्यमान संख्या वाले दो नाभिकों में टूट जाता है। यानी
एक नाभिक का कितना है 120, तो 2 का कितना हो जाएगा इंटू 2। लेकिन हल्के नाभिकों की बंधन ऊर्जा कितनी होती है 8.5, तो 120 ये हो जाएगा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? मैंने क्या करते हैं जोड़ दिया है। देखो एक हल्का नाभिक जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 120, तो एक के लिए 120 गुणा 8.5 और दूसरे के लिए भी कितनी होगी 120 गुणा 8.5, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 120 गुणा 1 8.5, तो ये हो जाएगा अपने पास 240 गुणा 8.5। यानी ये है विघटन से पहले और ये क्या है विघटन के बाद में। इसका मतलब विघटन के बाद वाले दोनों नाभिक ज्यादा स्थायी होते हैं विघटन के पूर्व के। तो अब यदि हम बात करें कि इसके विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त हुई, अगर ऊर्जा का मान निकालें Q, तो Q का मान क्या आएगा इस ऊर्जा में से, यानी जो विघटन के बाद जो ऊर्जा थी, क्योंकि इसके बंधन के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, इसका मतलब इसमें द्रव्यमान की क्षति हुई है, इसलिए वो क्षति जो ऊर्जा में बदली है वो इसके पास है। आप ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों को अलग करने के लिए इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ये क्या है भारी नाभिक, भारी नाभिक में बंधन ऊर्जा का मान कितना है, अर्थात भारी नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए मात्र इतनी ऊर्जा। तो इसमें से इसको घटा दो 240 गुना 8.5 माइनस 240 गुना 7.6, तो यहां से 240 कॉमन आएगा 8.5 माइनस 7.6, तो ये आ जाएगा 240 गुना कितना आएगा 0.9 और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0 9 चौक 36 की 6 हासिल 3 9 3 18 21, ये आ जाएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी Q का मान लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहता है, क्योंकि बेटा मेगा बहुत बड़ा मान है, इसलिए 16 को नगद मान करके छोड़ा जा सकता है। तो मैंने क्या बोला, चाहे अभिक्रिया कोई सी भी हो, सबके लिए ऊर्जाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन औसत ऊर्जा का मान कितना आएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से उत्सर्जित ऊर्जा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट बेटा, तो ये तो बात थी विखंडन की। अब सुनिए, अब विखंडन की इस क्रिया को, ये विखंडन हुआ क्यों, आइए बेटा इधर समझो विखंडन की इस अभिक्रिया को। तो बेटा विखंडन की इस अभिक्रिया को एक वैज्ञानिक थे बोर तथा व्हीलर, बोर तथा व्हीलर वैज्ञानिकों का नाम था। बोर तथा व्हीलर, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम था द्रव बूंद मॉडल। क्या दिया, द्रव बूंद मॉडल। इन्होंने द्रव की बूंद को लेकर के बोर तथा व्हीलर ने नाभिकीय विखंडन की क्रिया को समझाया। देखिए कैसे समझाया, स्टेप बाय स्टेप समझिए। नंबर फर्स्ट, इसने कहा कि अगर हमारे पास ये कोई पानी की बूंद है, ये क्या है, अगर ये कोई पानी की बूंद है, अगर इस पर कोई न्यूट्रॉन है, इसको उन्होंने मूल नाभिक माना। क्या माना, मूल नाभिक। तो जब इस पर कोई न्यूट्रॉन आपतित कराया जाता है, समझते चलना, जब इस पर कोई न्यूट्रॉन आपतित कराया जाता है तो ये इसे अवशोषित कर लेता है, और जब ये इसे अवशोषित कर लेता है तो इसकी ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, और जब इसकी ऊर्जा के मान में बेटा वृद्धि होती है तो ये कंपन करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, ये थोड़ा सा ऐसे करके ये कंपन करने लग जाता है। इसका मतलब ये बूंद का शेप होता जा रहा है, ऐसे पानी की बूंद का शेप हो रहा है। राइट बेटा, इसने इस न्यूट्रॉन को अवशोषित करके इसकी ऊर्जा बढ़ी, ऊर्जा बढ़ने के बाद ये कंपन करने लग जाता है। जैसे कभी किसी को थोड़ा सा ज्ञान क्या हुआ कि वो बड़बड़ाने लग जाता है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, क्या मतलब है उसके अंदर कंपन हो रहे हैं, लेकिन कोई पूर्ण शिक्षित नहीं है। अब जब इसके अंदर कंपन होते हैं बेटा, तो इस स्थिति में क्या होता है कि नंबर थर्ड, जब इस स्थिति में इसमें कंपन हुआ
तो इसके नाभिक में कौन मिलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य तब तक कूलम्ब बल नहीं लगता जब तक उनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर होती है। लेकिन जैसे ही कंपन करता है तो बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो जाती है और ज्यादा होते ही प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलम्ब प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है। और जैसे ही कूलम्ब प्रतिकर्षण बल लगता है तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसका शेप बेटा कुछ इस प्रकार का हो जाता है। आदिवासी इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है। समझते चलो बेटा ध्यान से। अब इस टाइप का होगा। अब ये कंपन और ज्यादा करेगा तो इसकी आकृति एक डंबल आकृति हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे बता सकते हो। इसकी आकृति कुछ इस टाइप की हो जाएगी। राइट, इस टाइप की हो जाएगी। अब इनका क्या हो जाएगा? जब इनके मध्य में लगने वाला कूलम्ब प्रतिकर्षण बल इतना प्रबल हो जाएगा कि ये दोनों भाग अलग अलग हो जाएंगे। ये भाग अलग हो जाएगा और ये भाग अलग हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसकी ऊर्जा का मान न्यूनतम हो जाएगा, इसकी ऊर्जा का मान न्यूनतम हो जाएगा और ये वापस अपनी किस शेप में आ जाएंगे? नाभिकीय शेप में आ जाएंगे। इसमें कौन सा बल लगने लग जाएगा? नाभिकीय बल, जो कि इनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से क्या हो जाएगी? कम। तो इस प्रकार ये मूल नाभिक कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में। और मैंने क्या बोला? जब ये 2 भागों में टूट जाता है तो इससे 2 या 2 से अधिक न्यूट्रॉनों का क्या होता है? उत्सर्जन भी होता है। क्या होता है? जैसे अभिक्रिया में बताया था 2 या 3 न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। और ये 2 न्यूट्रॉन फिर आगे चल करके अगले नाभिकों का विखंडन कराते हैं। तो इस प्रकार ये था बोर तथा व्हीलर का द्रवपूर्ण मॉडल। ये मोस्ट स्टार बोर तथा व्हीलर का द्रवपूर्ण मॉडल। तो हमने पहले पढ़ा नाभिकीय ऊर्जा, उसके बाद नाभिकीय विखंडन, फिर पढ़ा बोर तथा व्हीलर का द्रवपूर्ण मॉडल। इसके बाद आएगा बेटा और वो है कि जो नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन, इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में। इसमें बेटा श्रृंखला अभिक्रिया मतलब ये विखंडन एक श्रृंखला के रूप में चलेगा। किसके रूप में? श्रृंखला के रूप में। मतलब जब एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम का विखंडन करा सकता है तो उससे निकलने वाले 2 या 3 न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम का विखंडन करा सकते हैं, उससे निकलने वाले अगले का करा सकते हैं। तो ये किसके रूप में चलेगा? श्रृंखला के रूप में। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा श्रृंखला अभिक्रिया। आज के लिए धन्यवाद।